अध्याय 1। अरे बाप रे, मुझे बेटा और बेटी दोनों होने वाले हैं। शाम ढलते ही, जैसे ही सूरज डूबा, गोधूली की अंतिम किरणें पश्चिमी आकाश को मनमोहक लाल रंग में रंग गईं। बादलों की परतें एक युवती के लाल रंग के स्कर्ट की तरह खुलती गईं, जिससे एक बेहद सुखद दृश्य बन गया। हा 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 हा। यूनिवर्सिटी के पूर्वी गेट के पास आते जाते छात्र मनमोहक सूर्यास्त को देखकर अपनी चाल धीमी कर बैठे और ऊपर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अचानक पास ही से जोरदार ठहाके की आवाज आई। कुछ छात्रों ने भौहें चढ़ाकर घूर कर देखा तो पाया कि कुछ नशे में धुत युवक एक बूढ़े आदमी के स्टॉल के पास जमा थे, जिसने धूप का चश्मा पहन रखा था। हा हा हा, मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। उसके बगल में फेड ड्रैगन की चर्बी हंसते हंसते हिल रही थी और उसने वू जियांगताओ के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। वू जियांगताओ, तुम तो कमाल हो। तुम्हारे सच में एक बेटा और एक बेटी है। बताओ, ये सब कब हुआ? अरे यार, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? एक बेटा और एक बेटी। समूह में बैठा हुआ युवक, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था, शराब की बदबू से लथपथ था। उसका चेहरा लाल हो गया था जब उसने अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसने धूप का चश्मा पहन रखा था और जिसका चेहरा गंभीर और रहस्यमय लग रहा था। बूढ़े साहब, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती तो नहीं की? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मेरा 2 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है, और तो और खांसी, खांसी, खांसी। इस समय वू जियांगताओ को खांसी आई और वह लगभग स्मर्फ्स जैसा कोई शब्द बोल बैठा। यह गलत नहीं हो सकता। बूढ़े व्यक्ति ने पूरे विश्वास के साथ कलम और कागज उठाकर अपने 8 चिन्हों की रूपरेखा तैयार की। फिर उन्होंने कई आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, जैसे सरकारी मुहर, साहित्यिक मुहर और पत्नी का महल। उन्होंने कागज पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आपके 2 बच्चों, एक लड़के और एक लड़की का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत संभव है कि वे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा हों। आपके 8 चिन्हों और भविष्यवाणी के अनुसार आपके दोनों बच्चे अब के आसपास पैदा होने चाहिए, अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने। संक्षेप में, यह जल्द ही होने वाला है। वू जियांगताओ, हा 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 हा। उसके बगल में उसी छात्रावास के फेड ड्रैगन, शियाओ वो और ओल्ड मैन नोग और भी जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, बस करो तुम लोग। वू जियांगताओ ने अपने साथियों को घूर कर देखा और आंखें घुमाते हुए बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हारी गणना सटीक नहीं है। कोई बात नहीं, 50 है ना? लो, यह 500 होगा। धूप का चश्मा पहने बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। वू जियांगताओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके साथी भी चिल्ला उठे, 500। तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? 50 तो सिर्फ एक पहलू के लिए है। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, वे करियर से लेकर शादी तक और यहाँ तक कि बच्चों तक फैले हुए हैं। यह कीमत पहले से ही बहुत उचित है। धूप का चश्मा पहने बूढ़ा आदमी लगातार घूर रहा था और वू जियांगताओ तुरंत अवाक रह गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक मिनट रुको। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम सरासर धोखेबाज हो। तुमने पहले जो कहा था कि जियांग जियांग का करियर सरकारी नौकरी या रचनात्मक क्षेत्रों में अधिक भरोसेमंद होगा, उसके अलावा बाकी सब बकवास है। 50, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। फेड ड्रैगन ने ताना मारा, 50 युआन नीचे फेंके और वू जियांगताओ को छोटी सी कुर्सी से जबरदस्ती खींच लिया। चलो, चलो, ये ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां क्या हैं? तुम्हारी गणना सटीक नहीं है। 50 युआन से ज्यादा कीमत नहीं है। बातें करते करते समूह हंसते हुए विश्वविद्यालय के पूर्वी द्वार से अंदर चला गया। अनजाने में वू जियांगताओ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी समय अपना चश्मा उतार दिया था। पीछे मुड़कर देखते हुए उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, मैं आपके वापस आने और शेष 450 का भुगतान करने का इंतजार करूंगा। क्या मजाक? फेड ड्रैगन हंसते हुए बोला, तुम्हारी गणनाएं बिल्कुल भी सटीक नहीं हैं। और 450 का भुगतान करो। आज उनके छात्रावास संख्या 405 के छात्र वू जियांगताओ के दूसरे ब्रेकअप और अकेलेपन में वापसी का जश्न मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी और कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर गए थे। लौटते समय उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को ज्योतिषी की दुकान पर देखा। वू जियांगताओ शायद थोड़ा नशे में था, बिना किसी कारण के उस दुकान पर बैठ गया और तभी पिछली घटनाएं घटित हुईं। वसंत में 100 फूल खिलते हैं, शरद ऋतु में चंद्रमा चमकता है, गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दियों में सफेद बर्फ गिरती है। यदि कोई व्यर्थ की बातें मन को परेशान न करें, तब हर मौसम एक आनंदमय शुरुआत बन जाता है। जैसे ही वह छात्रावास के दरवाजे पर पहुंचा, उसका फोन बज उठा। वू जियांगताओ ने बिना ध्यान दिए कि कौन कॉल कर रहा है, अपना फोन उठाया और सीधे जवाब दिया। हेलो, वू जियांगताओ, मैं चेन जून हूं। दूसरी तरफ से महिला की आवाज धीमी और कमजोर लग रही थी, मानो वह बहुत बीमार हो। शाम की ठंडी हवा में भीगते हुए थोड़ा चक्कर खा रहे वू जियांगताओ को लगा कि चेन जून नाम जाना पहचाना सा है। ऐसा लग रहा था जैसे यह वही नाम है जो देवी चेन जून का था, जो काफी समय से विश्वविद्यालय से लापता थी। चेन जून, माफ कीजिए, क्या आपने गलत नंबर डायल कर दिया?
मैं आपको नहीं जानता। क्या आप किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल आ सकते हैं? अरे, वो जियांगताओ पूरी तरह से हैरान रह गया। माँ और बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। फोन काट दो। 1 मिनट रुकिए। फोन के दूसरी तरफ से आ रही महिला की आवाज में किसी बात का दर्द झलक रहा था। सिर दर्द होने के बावजूद वू जियांगताओ ने सज्जनता दिखाते हुए फोन नहीं काटा। मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, लेकिन मेरी गर्भाशय ग्रीवा केवल 4 सेंटीमीटर ही फैली है। डॉक्टर ने कहा कि शायद मुझे सर्जरी की आवश्यकता होगी और इसके लिए परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी हैं। वो जियांगताओ दंग रह गया। कुछ देर बाद उसने बेहद झुंझलाहट से कहा, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें बच्चे के असली पिता को या अपने परिवार को ढूंढना चाहिए। तुम ही इन बच्चों के पिता हो। पफ हा हा हा। वो आदमी जोर से हंस पड़ा। ये कैसा दिन था? पहले एक बुरे धोखेबाज ने अचानक कहा कि उसका एक बेटा और एक बेटी है, और फिर चेन जून नाम की एक अनजान औरत ने उसे फोन करके दावा किया कि वो बच्चों का बाप है। क्या ये सब मिलकर उसे ठगने की साजिश रच रहे थे? यह अजीब था। वह एक छोटे से कस्बे का एक साधारण सा गरीब लड़का था। उसकी अच्छी शक्ल, 6 पैक एब्स, 1.8 मीटर की लंबाई, दमदार आवाज और चलते फिरते सबवूफर के रूप में मशहूर होने के अलावा धोखेबाजों के लिए निशाना बनाने के लिए और क्या बचा था? यह बेहद शर्मनाक था। माफ कीजिए, मैं बैकअप प्लानर नहीं हूँ। मुझे एक अमीर तीसरी पीढ़ी पालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। धन्यवाद। एक झटके के साथ वो जियांगताओ ने गुस्से में फोन काट दिया। उफ। उसने शराब की गंध से भरी एक गहरी सांस छोड़ी, मुड़ा और छात्रावास में अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपना कंप्यूटर खोला और लापरवाही से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन नेटवर्क शुरू किया, जो उसे बेहद दिलचस्प लगा। मार्शल आर्ट्स के नए सितारे यांग यूजी ने 14 वर्ष की आयु में पूर्णता प्राप्त कर ली है, और एक सदी में सबसे कम उम्र में पूर्णता प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यांग ने बताया कि वह सितंबर में हुआशिया राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स व्यावसायिक ग्रेडिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ग्रैंडमास्टर मा युआन 11वीं अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में लड़खड़ा गए और शीर्ष 4 में ही रुक गए। हुआशिया व्यावसायिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के भविष्य के विकास पथ का विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राचीन मुआय थाई, ताइक्वांडो और कराटे से घिरे होने के बावजूद हुआशिया प्रतिस्पर्धी मार्शल आर्ट का घेरा कैसे तोड़ सकता है? मार्शल आर्ट से जुड़ी इन खबरों को देखकर वू जियांगताओ की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन फिर वह तुरंत फीकी पड़ गई। संयोगवश उनके परिवार में मार्शल आर्ट की परंपरा थी। उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग का अभ्यास किया था। दुर्भाग्य से उनकी शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं थी। हालांकि वे आम लोगों से कहीं अधिक बलवान थे, फिर भी पेशेवर स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। वे भी बाकी लोगों की तरह ही स्कूल गए, पढ़ाई की, स्नातक हुए, काम किया और जीवन के साथ आगे बढ़े। 2 महीने में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर वह फैट ड्रैगन और बाकी लोगों के साथ किसी शहरी गांव में किराए पर रहने का ठिकाना ढूंढेगा। वह पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में समय लेगा, लेकिन उसे नौकरी की तलाश तेज करनी होगी। वू जियांगताओ ने अपने भविष्य की योजना बनाई, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई जारी रखने का पक्का इरादा किया, लेकिन नौकरी पाना भी उतना ही जरूरी था। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, और वह हमेशा उन पर निर्भर नहीं रह सकता था। जैसे जैसे वह अपने रिज्यूमे को और बेहतर बनाने और अपने स्नातकोत्तर और पेशेवर करियर की योजना बनाने में लगा हुआ था, तभी एक और कॉल आया। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 2। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे झूठ मत बोलो। उसने उसे उठाया और देखा कि यह 8 अंकों की संख्या थी, न कि पिछली वाली। हेलो, क्या आप वू जियांगताओ हैं? उसने कॉल का जवाब दिया, और दूसरी तरफ से एक शांत, थोड़ी गंभीर महिला की आवाज आई। मैं हूं, और तुम हो। मैं कौन हूं, यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी प्रेमिका किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही है, और वह आपके हस्ताक्षर का इंतजार कर रही है। गर्भवती मां की हालत आशाजनक नहीं है, आपको जल्दी आना चाहिए। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? 30 मिनट नहीं, बेहतर होगा कि आप 20 मिनट के भीतर यहां पहुंच जाएं, वरना गर्भवती महिला खतरे में पड़ जाएगी। शियाओ ये, जल्दी से प्रसव कक्ष का इंतजाम करो। जगह नहीं है, इसका क्या मतलब है? समय नहीं है, तुरंत एक अस्थायी व्यवस्था करो, और तुरंत अस्पताल में भर्ती होने का भी इंतजाम करो। बीप बीप बीप, कॉल समाप्त हो गई। स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति एक डॉक्टर प्रतीत हो रहा था। पृष्ठभूमि में आ रही आवाज वास्तव में अस्पताल जैसी लग रही थी, न कि किसी नकली आवाज जैसी। वू जियांगताओ थोड़ा असमंजस में था, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं था? पहले एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि जल्द ही उसके एक बेटा और एक बेटी होगी, और फिर उसे यह फोन आया। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था,
छात्रावास में किसी की नजर में आए बिना उसके सिर के पीछे अंतरिक्ष में धीरे धीरे एक लहर उभर आई। समय स्थान निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। स्थिति निर्धारण सफल रहा, उपयुक्त मेजबान मिल गया। डीएनए स्कैन किया जा रहा है। अगले ही पल वू जियांगताओ अचानक जम गया, उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डिंग, सुपर डैडी सिस्टम बाइंडिंग बाउंड। होस्ट की संतान की स्थिति का पता लगाना, होस्ट के जल्द ही पिता बनने की पुष्टि करना, पहला सिस्टम मिशन जारी करना। जीवन को पछतावे से न भरें, आप अपने बच्चे के जन्म के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को कैसे चूक सकते हैं। पहला मिशन जारी किया गया है। कृपया मेजबान 15 मिनट के भीतर बच्चे के जन्मस्थान किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचें। मिशन पूरा करने पर इनाम, एक सिस्टम रेट पैकेट न्यूनतम 30,000, होस्ट के पूरा करने के समय के आधार पर बढ़ता हुआ अधिकतम 100,000 तक, 3 बैग डायपर, 2 बेबी बोतलें, 2 बेबी स्वेडल कंबल, 4 सेट बेबी कपड़े और 1 कैन फीहेजिंग फीफान फॉर्मूला। अस्वीकार करने या मिशन में असफल होने पर दंड, तुम्हारे भाई की लंबाई आधी कर दी जाएगी। अचानक वू जियांगताओ उछल पड़ा। उसके दिमाग में सारी जानकारी स्पष्ट हो गई और असफल होने पर दी जाने वाली सजा को विशेष रूप से लाल रंग में, मोटे अक्षरों में और बड़े आकार में दिखाया गया था, जो काफी भयावह लग रहा था। यह मजाक कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? 1 मिनट रुको। वू जियांगताओ ने उसी कमरे में बैठे अपने भाइयों की ओर मुड़कर देखा जो ट्रू थ्री किंगडम्स खेल रहे थे। क्या आप इन्हीं भाइयों की बात कर रहे हैं? सिस्टम का जवाब संक्षिप्त था, नहीं। वू जियांगताओ पूरी तरह से घबरा गया था। अगर उसके अपने भाई की लंबाई सचमुच आधी हो गई हो। वह अभी सोच ही रहा था कि कहीं उसने पहले कुछ ज्यादा तो नहीं पी लिया, जिससे उसका दिमाग पानी से भर गया हो और उसे यह भ्रम हो रहा हो। तभी उसके दिमाग में मौजूद सुपर डैडी सिस्टम से एक तरह की चेतावनी भरी आवाज आने लगी। मिशन की उल्टी गिनती शुरू होती है। 30, 29, 28। बकवास। किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल है ना? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, ठीक है। वू जियांगताओ उछलकर छात्रावास के दरवाजे से बाहर भागी, जो जोर से बंद हो गया। ट्रू थ्री किंगडम्स खेल रहे उसके 3 साथी चौंक गए और हैरानी से अपना सिर घुमाया, लेकिन जियांग गायब हो चुकी थी। अभी उस आदमी को क्या हो गया था? फैट ड्रैगन ने बगल में बैठे बूढ़े नोंग की ओर मुड़कर देखा, जिसने सिर हिलाकर कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वह भी अपनी सीट पर कुछ बुदबुदा रहा था। शायद लू वान एयर फिर से कुछ कर रही है। हे, लू वान एयर जैसी हरी चाय की दीवानी अच्छी नहीं है, उसका दाव बहुत गहरा है। अगर जियांग सावधान नहीं रहा, तो वह सचमुच उसके जाल में फंस सकता है। मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। ओह, हे भगवान, झांग फी ने फिर से टेलीपोर्ट करके उड़ान भर ली, धिक्कार है। मरने के लिए उड़ रहा है। वे यान, इधर मत आना। यह लहर खो गई है। रुको, हम जीत सकते हैं। 21, 9। 1 सेकंड पहले उल्टी गिनती 21 थी, फिर अचानक 9 पर पहुंच गई। पूरी रफ्तार से दौड़ रहे वू जियांगताओ के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मन ही मन झुंझलाते हुए कहा, सिस्टम, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अभी अभी उल्टी गिनती 21 थी ना? अचानक 9 पर कैसे पहुंच गई? सिस्टम द्वारा मिशनों की व्याख्या करने का अधिकार पुनर्तः ब्लू कंपनी के पास है। होस्ट द्वारा रिपोर्ट की गई पैरामीटर त्रुटि जमा कर दी गई है और इस मिशन के समाप्त होने के बाद सुधार कार्य शुरू हो जाएगा। पैरामीटर त्रुटियों के परिणाम होस्ट द्वारा वहन किए जाएंगे और मिशन पुरस्कार में इसकी भरपाई की जाएगी। मिशन पूरा होने पर विशिष्ट मुआवजा भी दिया जाएगा। सिस्टम, मैं तुम्हारी दादी को मार डालूंगा। सिस्टम, पहचान करने पर इस कमांड को पहचाना नहीं जा सकता। धतेरी की। वू जियांगताओ पूरी तरह से व्याकुल था, पागलों की तरह पूर्वी द्वार से बाहर सड़क पर भागा। संयोग से वहां एक टैक्सी खड़ी थी और उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसने अभी अभी दरवाजा खोला था और अंदर बैठने ही वाली थी। धड़ाम। बिना कुछ कहे वह तेजी से आगे बढ़ा और लड़की के बैठने से पहले ही सामने वाली यात्री सीट पर बैठ गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वू जियांगताओ ने हाथ जोड़कर बार बार लड़की से माफी मांगी, फिर ड्राइवर की ओर मुड़कर कहा, ड्राइवर, किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। जियांगताओ। कार के बाहर खड़ी लड़की हैरान दिख रही थी। वू जियांगताओ ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि बाहर खड़ी लड़की उसकी परिचित थी। लू वानर, उसकी प्रेमिका जिसने उसे कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। ओह नहीं, अब उसकी पूर्व प्रेमिका। तुम कमीने। निकल जाओ, मुझे भी एक जरूरी काम है। वू जियांगताओ ने उसे एक सरसरी नजर डाली और कुछ नहीं कहा, बल्कि टैक्सी ड्राइवर से जल्दी से कहा, मालिक, मुझे सच में एक जरूरी काम है, कृपया गाड़ी तेज चलाए। ठीक है। धमाका। टैक्सी धूल का गुबार उड़ाते हुए चल पड़ी। लू वान एयर झुंझलाहट में कुछ कदम उसका पीछा करती रही, लेकिन आखिरकार हार मानकर पीछे हट गई। हरामखोर, कमीने, मेरी बुलाई टैक्सी चुरा ली। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था, लेकिन वह वहीं खड़ी रही और गाड़ी का इंतजार करती रही। टैक्सी के अंदर, गुरुजी, क्या आप थोड़ा और तेज चल सकते हैं? युवक, यातायात पुलिस अब बहुत सख्त है, मैं यूं ही तेज गति से गाड़ी नहीं चला सकता।
मुझे सच में एक बेहद जरूरी काम है। अरे अरे, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, और मुझे हस्ताक्षर करने के लिए तुरंत जाना होगा। अपनी हताशा में, वू जियांगताओ केवल एक मनगढ़ंत कहानी ही बना सका। चाहे उसे फोन करने वाली चेन जून नाम की महिला सच कह रही हो या बाद में बात करने वाला डॉक्टर, उसके दिमाग में मिशन पूरा करने का समय तेजी से बीत रहा था, जो वास्तव में एक मृत्यु वारंट की तरह था, जिससे वह पूरी तरह से बेचैन हो गया था। आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है। ड्राइवर दंग रह गया और अपने बगल में बैठे युवक की ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम तो कॉलेज से भी पास नहीं हुए लगते हो, है ना? क्या तुम्हारी उम्र 25 साल है? अध्याय 3। बधाई हो, ये जुड़वां हैं। मैं 24 साल का हूँ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पत्नी सचमुच बच्चे को जन्म देने वाली है, कृपया जल्दी करो। टैक्सी ड्राइवर चुप रहा। धिक्कार है, मैं 36 साल का हो गया हूँ और अभी भी अपनी किलिन भुजा का अभ्यास कर रहा हूँ। शादी और बच्चे पैदा करने की बात तो छोड़ो, अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। ठीक है, आराम से बैठो। बूम, उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा, कार का इंजन दहाड़ा और रफ्तार अचानक बढ़ गई। 10 साल से अधिक समय से गाड़ी चला रहे एक अनुभवी ड्राइवर से जैसी उम्मीद थी, गति बढ़ने के बाद भी गाड़ी बहुत सुचारू रूप से चलती रही। देखते ही देखते गाड़ी 10 मील से अधिक की रफ्तार से दौड़ी और एक अस्पताल के गेट के सामने आकर रुक गई। किंगक्याओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल। धन्यवाद धन्यवाद। वू जियांगताओ ने भुगतान करने के लिए कोड स्कैन किया, दरवाजा खोला, कार से बाहर निकला और दौड़कर अस्पताल में घुस गया। जवानी अच्छी होती है, इतनी तेज दौड़ना। टैक्सी के अंदर उसे तेजी से वापस आते देख, ड्राइवर ने सिगरेट जलाई और अनजाने में अपने चिकने, मोटे पेट को सहलाया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था। क्या तुम वू जियांगताओ हो? सफेद कोट पहने एक महिला डॉक्टर, जो जल्दबाजी में और नाखुश दिख रही थी, वू जियांगताओ के सामने प्रकट हुई और उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में उदासीनता और घृणा का भाव झलक रहा था। हालांकि वह देखने में सभ्य लग रहा था, लेकिन उसने अभी फोन पर जो कहा उससे साफ पता चलता है कि वह व्यक्ति बेहद गैर जिम्मेदार था। मैं हूं। जैसे ही वू जियांगताओ ने अपना मुंह खोला, शराब की हल्की सी गंध बाहर फैल गई। तुम, महिला डॉक्टर तुरंत गुस्से से भड़क उठी। इस व्यक्ति को अब भी शराब पीने का मन कर रहा है। रहने भी दो, आजकल के नौजवान, अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए, ज्यादा दखल न देते हुए, ठंडे लहजे में कहा, जल्दी आइए और हस्ताक्षर कर दीजिए। आपकी प्रेमिका का गर्भनाल द्रव दोपहर को टूट गया था, लेकिन उसका गर्भाशय ग्रीवा केवल 4 उंगलियों तक ही फैला है, इसलिए उसे सी सेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन वू जियांगताओ हिचकिचाते हुए बोला, चेन जून और मैं इतने करीबी नहीं हैं। वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। महिला डॉक्टर और नर्सें उसे अजीब भावों से देखने लगीं। पास नहीं, यह तो अच्छा बहाना है, यह तो हद से ज्यादा नीच इंसान है। आपका मतलब क्या है, करीब नहीं? वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है, वो झूठ कैसे बोल सकती है? वो बस जन्म देने ही वाली है, 3 जिंदगियां दांव पर लगी हैं। प्रसव के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? अगर वह जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, तो सुंदर होने का क्या फायदा? मुझे तुम्हारी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। महिला डॉक्टर सचमुच क्रोधित थी और उसने सीधे वू जियांगताओ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बच्चे के पिता हो। अभी, तुरंत, आओ और मेरे लिए हस्ताक्षर करो। वू जियांगताओ को तुरंत समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने झटपट कलम और कागज लेकर अपना नाम लिख दिया। उनके बगल में खड़ी एक नर्स को कुछ याद आया और वह वू जियांगताओ के पास आकर बोली, आप भी एम यूनिवर्सिटी से हैं, है ना? जब चेन जून प्रसव कक्ष में आई, तो उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा। होल्स बार, यूएलआई होटल। तुरंत ही, वू जियांगताओ स्तब्ध रह गया, जबकि महिला डॉक्टर और नर्सों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुड़कर प्रसव कक्ष में प्रवेश कर गईं। और वू जियांगताओ, जिसे एक बदमाश के रूप में पदोन्नत किया गया था, को पिछले अगस्त की एक विचित्र घटना याद आ गई जब वह होल्स बार में अंशकालिक काम करता था। लेकिन उसे उस रात सिर्फ इतना याद था कि वह नशे में था, और धुंधला सा याद था कि वहां एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। जब वह पूरी तरह से हैरान था, तभी उसके दिमाग में मौजूद सिस्टम ने अचानक एक सूचना दिखाई। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई हो, आपने 11 मिनट और 50 सेकंड के शानदार स्कोर के साथ मिशन पूरा किया और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए। मेजबान को उचित और न्यायसंगत तरीके से पुरस्कार दिए जाएंगे। मिशन के दौरान एक पैरामीटर त्रुटि का पता चला था, इसलिए क्षतिपूर्ति पुरस्कार दिया जाएगा। डिंग, क्षतिपूर्ति पुरस्कार, शारीरिक बनावट जोड़ 1। कृपया स्वयं जांच लें। मेजबान, गलियारे के किनारे बैठे वू जियांगताओ अभी भी असमंजस में थे कि अचानक उनके शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग में तेज दर्द हुआ। वे झुकने पर मजबूर हो गए। यह दर्द सीधे उनकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। कुछ देर बाद, वू जियांगताओ को होश आया। वह पसीने से तरबतर था, उसका पूरा शरीर कुर्सी पर कमजोरी से टिका हुआ था।
सुनना, पूरी तरह सुनना। उसने अपने शरीर में लगभग सारी संवेदना खो दी थी। न जाने क्यों, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह व्यवस्था उसे जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है। डिंग डोंग। वह डर के मारे सहम गया। उसे लगा कि सुपर डैडी सिस्टम फिर से कोई चाल चल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह उसके फोन की एसएमएस नोटिफिकेशन की आवाज थी। उसने फोन उठाया और देखा कि यह बैंक का मैसेज था। चाइना एवरब्राइट बैंक, प्रिय ग्राहक, आपके खाते, जिसका नंबर 9873 पर समाप्त होता है, में 50,000 युआन प्राप्त हुए हैं। वू जियांगताओ एक बार फिर हैरान रह गया। फिर उसने तुरंत अपना फोन उठाकर देखा। उसने पाया कि उसके फोन पर अचानक एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म ऐप खुल गया था और उस वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी फर्जी खाते से 50,000 युआन निकाल लिए गए थे। यह डिंग डोंग। इस सिस्टम के पुरस्कार उचित और निष्पक्ष तरीके से दिए जाएंगे, कृपया ज्यादा आश्चर्यचकित न हो, होस्ट। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त फैट ड्रैगन था। अरे छोटी जियांग, छात्रावास में तुम्हारे लिए एक पैकेज है। सच बताओ, इसमें सब डायपर, दूध का पाउडर, बेबी बॉटल वगैरह क्यों है? क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? ओह, अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही अजीब था और वू जियांगताओ को एक पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए। अचानक उसे याद आया कि सिस्टम ने उसे ये चीजें इनाम में क्यों दी। ये बाद में काम आ सकती हैं। नहीं, मोटे ड्रैगन, क्या तुम इन चीजों को पैक करने में मेरी मदद कर सकते हो? ओह, और ऊपर मेरी अलमारी में एक बैग है। बस कुछ डायपर ले लो। क्या? ओह, मैं बाद में समझा दूंगी। पहले बस मेरी मदद करो इन्हें पैक करने में। सारे डायपर ले जाने की जरूरत नहीं है, बस आधा पैकेट बैग में रख लो। दूध का पाउडर, बेबी बॉटल और बच्चे के कपड़े और लपेटने वाले कंबल, ये सब बैग में डालो और किंगकियाओ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल ले आओ। जी हाँ, मैं यही हूँ। फोन के दूसरी तरफ मौजूद फैट ड्रैगन कुछ पल चुप रहा, फिर आश्चर्य से बोला, वू जियांगताओ, क्या तुम ठीक हो? तुम वहां क्यों भाग रहे हो? खैर, इन्हें मेरे पास ले आओ। मुझे यहाँ कुछ और काम करना है, फोन रखना है। वो जियांगताओ ने फोन काट दिया, खड़ी हो गई और प्रसव कक्ष के दरवाजे की ओर देखने लगी। दरवाजा खुल गया। उसने एक नर्स को बच्चे की गाड़ी धकेलते हुए बाहर आते देखा। वह चारों ओर देख रही थी और चिल्ला रही थी, चेन जून का परिवार कौन है? मैं हूँ। वो जियांगताओ झट से आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि नज उसे बड़ी मुस्कान के साथ देख रही है। बधाई हो, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और वे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा बच्चे हैं। ओह ओह, इस समय उनके मन में वही बात आई जो चश्मा पहने उस बूढ़े आदमी ने उस दोपहर कही थी। आपके दोनों बच्चे अब तक पैदा हो जाने चाहिए, अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने, संक्षेप में, जल्द ही। अगर ये दोनों बच्चे सचमुच उसके थे, तो उस बूढ़े आदमी की कही बात न सिर्फ सटीक थी, बल्कि हद से ज्यादा सटीक थी। यह तो मानो दैवीय थी। अध्याय 4 पूरी तरह से देवी चेन जून के बारे में है। नज ने बारी बारी से दोनों शिशुओं की छाती पर लटके टैग की ओर इशारा किया। यह बड़ा भाई है, 4 जिन और 3 लियांग का, सुबह 6 घंटे 31 मिनट 56 सेकंड बजे जन्म हुआ। यह छोटी बहन है, 4 जिन और 1 लियांग की, सुबह 6 घंटे 32 मिनट 9 सेकंड बजे जन्म हुई। जुड़वा बच्चों के जन्म का समय बहुत करीब था, कुछ सेकंड का अंतर भी काफी महत्वपूर्ण था। ओह, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, नज। वू जियांगताओ ने दोनों नन्हे बच्चों को गौर से देखा। बच्चे लाल थे, दोनों हाथ चेहरे के किनारों पर उठे हुए थे, थोड़े मुड़े हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल उलझे हुए थे। वे उन प्यारे, मासूम शिशुओं जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे जिन्हें उसने पहले देखा था। वे दो छोटे बूढ़े आदमियों जैसे लग रहे थे। कितने बदसूरत। यह उसकी पहली सच्ची प्रतिक्रिया थी। क्या उसके दिल में कोई गहरी, रहस्यमय भावना या एहसास था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में, इन दोनों छोटे जीवों को देखकर उसे मुड़कर चले जाने की तीव्र इच्छा हुई। ठीक है, ठीक है। माँ कहाँ है? वह जल्द ही बाहर आ जाएगी। नज ने वू जियांगताओ की तरफ देखा और उसे याद आया, वो कमीना जो थोड़ी देर पहले मिला था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, उस जैसे कमीने को दो इतने प्यारे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां बच्चे क्यों मिले? जैसे ही उसने ये कहा, प्रसव कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। एक अस्पताल का बिस्तर बाहर लाया गया और उस पर एक बेहद युवा और सुंदर दिखने वाली बच्ची लेटी हुई थी। चेन जून। वू जियांगताओ दंग रह गया। यह सचमुच चेन जून थी, विश्वविद्यालय द्वारा चुनी गई देवी। हालांकि वह इस समय अस्पताल के बिस्तर पर पसीने से तरबतर, पीले चेहरे और बिखरे बालों के साथ लेटी हुई थी, फिर भी यह उसके अविस्मरणीय, अत्यंत सुंदर चेहरे को छिपा नहीं सका, जो किसी सुनसान घाटी में एकांत में खिले हुए ऑर्किड के फूल की तरह था। वू जियांगताओ। उसने किसी तरह अपना सिर थोड़ा सा उठाया, कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन हिचकिचा गई। पहले आपको अच्छे से आराम कर लेना चाहिए। आपको जो भी कहना हो, हम बाद में बात कर सकते हैं। अस्पताल के बिस्तर के पहिए गलियारे में लुढ़कते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद, वू जियांगताओ भी उनके पीछे पीछे एक काफी बड़े वार्ड में पहुंच गया। महिला डॉक्टर ने उसे एक अमित्र भाव से देखा, जिससे उसे असहज महसूस हुआ।
चूंकि यह सी सेक्शन था, इसलिए आपकी प्रेमिका को लगभग 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहना होगा। अगले 2-3 दिन उसके प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव के होंगे। नर्स आपको बाद में पैड बदलना सिखाएगी। आपको देखकर तो साफ लग रहा है कि आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। वू जियांगताओ ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, मैंने कुछ तैयार कर रखे हैं। मेरा दोस्त उन्हें बाद में लेकर आएगा। चुप रहो, मेरी बात सुनो। इस अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर को वह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं था। बाद में नीचे जाकर खुद पैड खरीद लेना। साथ ही तुम्हें बच्चों को चेकअप और टीकाकरण के लिए भी ले जाना है। और आपको फीस जमा करने के लिए नीचे भी जाना होगा। रुको, वो जियांगताओ थोड़ा हैरान था। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर ने बोलना समाप्त किया, मुड़ी और चली गई, जिससे उसे प्रश्न पूछने या अपनी बात दोहराने का मौका नहीं मिला। उसने मदद के लिए बगल में खड़ी नर्स की ओर देखा, लेकिन उसने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और शांत स्वर में कहा, उसके बाहर आने से ठीक पहले पैड बदला गया था, इसलिए आपको अभी इसे बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप जल्दी से कुछ पैड खरीद लें। ध्यान रहे कि मेडिकल ग्रेड वाले ही खरीदें। खरीद लेने के बाद मुझसे मिलना। इतना कहकर नर्स भी मुड़ी और चली गई। वो जियांगताओ अभिभूत महसूस कर रही थी। इतने सारे काम थे, चलो इन्हें निपटा लेते हैं। पैड बदलना, ओह अभी जरूरत नहीं है। बच्चों को चेकअप, टीकाकरण और क्या क्या करना है। वह एकदम खाली नजर से देखने लगा। कितनी परेशानी, मुझे ये सब झंझट क्यों झेलना पड़ रहा है। ये दोनों बच्चे शायद हैं ही नहीं। मेजबान की चिंताओं को देखते हुए सिस्टम फिलहाल पितृत्व परीक्षण कर रहा है। डिंग डोंग। सिस्टम सत्यापन के बाद मेजबान और दोनों शिशुओं के बीच जैविक माता पिता बच्चे का संबंध होने की पुष्टि हो गई है। बेशक मेजबान को सिस्टम की निष्पक्षता और तटस्थता पर संदेह करने का अधिकार है, और वह वापस मुड़कर जा सकता है। इसके परिणाम मेजबान को भुगतने होंगे। वू जियांगताओ, ठीक है। तभी उसने अपने मन में उठ रहे संदेह को दबाया और पिछले अगस्त में हुई अपनी उस विचित्र घटना के विभिन्न विवरण याद करने लगा। फिर उसने अपने सामने बैठे 2 नन्हे बच्चों की ओर देखा। उसने देखा कि छोटी बहन की गोल-मटोल उंगलियां धीरे से हिल रही थीं, जबकि बड़ा भाई धीरे से अपने होंठों को चाट रहा था। ये कितने प्यारे नन्हे बच्चे। शांत होकर वू जियांगताओ ने बच्चों के चेहरे को ध्यान से देखा। वे सचमुच कुछ हद तक उन्हीं की तरह दिखते थे। जितना अधिक वह उन्हें देखता, उतना ही उनमें उनके अपने चेहरे की खूबसूरती झलकती थी। तभी फोन की घंटी बजी। वू जियांगताओ ने इसका उत्तर दिया। हेलो, छोटी जियांग, मैं इस समय किंगकियाओ मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग की 3री मंजिल पर हूँ। वू जियांगताओ की याददाश्त अच्छी थी और उसने तुरंत अपना स्थान बता दिया। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, ऊपर आने की जरूरत नहीं, मैं नीचे आ जाता हूँ। और साथ ही साथ प्रसव पीड़ा के लिए आवश्यक पैड भी खरीद लें। क्लिनिकल एरिया से गुजरते हुए उसने बगल वाले कमरे में मरीज के साथ आई एक बूढ़ी दादी को मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारे जुड़वां बच्चे हुए हैं, वो भी ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां। बधाई हो, बधाई हो। अरे वाह, धन्यवाद। आपको भी बधाई हो। ठीक है दादी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बच्चों को देखने में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं कुछ पैड खरीदने और बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान लेने जा रही हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। वो जियांगताओ जल्दी से चला गया। बगल वाले कमरे में बिस्तर पर लेटी नई माँ ने उसे उत्सुकता से देखा, वह काफी आकर्षक था। उसने बगल में लेटे अपने अनाड़ी पति की ओर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत थोड़ी अरुचि का भाव आ गया। वार्ड के दरवाजे के बाहर गलियारे के दूसरी ओर एक कुर्सी पर बेसबॉल कैप पहने एक आदमी बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। जब उसने यूं ही ऊपर देखा, तो उसकी निगाह वार्ड के दृश्य पर घूमी और अंत में वू जियांगताओ की पीठ पर टिक गई। पानी, मुझे पानी चाहिए। चेन जून नींद से जाग उठी। उसने ऊपर देखा। वू जियांगताओ कहीं नजर नहीं आ रहा था, पूरा इलाका खाली था। अचानक बगल वाले घर से कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उसका चेहरा खिल उठा। तभी उसने देखा कि एक दयालु चेहरे वाली दादी उसके सामने कागज का प्याला लिए खड़ी हैं। तुम जाग गई हो, लो थोड़ा पानी पी लो। तुम्हारे पति को फोन आया था और वो कुछ सामान खरीदने नीचे गए हैं। पानी का एक घूंट पीने के बाद चेन जून ने अपने पीले चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान बिखेरी। चीजें खरीदना, क्या वो शायद भाग गया होगा? खैर, वैसे भी उसने उस पर भरोसा करने की योजना नहीं बनाई थी, उसने तो उसे सिर्फ कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बुलाया था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। हालांकि उसे अन्याय का एहसास हुआ, लेकिन इस परिणाम के लिए वह पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार थी। चेन जून, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें अभी भी स्तनपान कराना है और तुम्हें शोक करने या रोने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुमने आज की इस स्थिति की पहले से ही कल्पना नहीं की थी? एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपना सिर घुमाकर अपने बगल में सो रहे दोनों बच्चों को देखा। उसका दिल तुरंत मजबूत और गर्म हो गया। तभी एक नर्स वहां आई।
किसी को न देखकर उसने तुरंत पुकारा, चेन जून के परिवार के सदस्य, क्या आप बेड नंबर 3 में हैं? चेन जून के परिवार के सदस्य, क्या आप यहाँ हैं? नाज, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चेन जून ने दांत पीसते हुए, सांस लेने के लिए रुकते हुए कहा, क्या आप कृपया मुझे एक अटेंडेंट को बुलाने में मदद कर सकते हैं? डॉट डॉट डॉट। अस्पताल के गेट पर अचंभित फैट ड्रैगन को अंततः वू जियांगताओ ने बहला फुसला कर वहां से जाने के लिए राजी कर लिया, जो फिर अपने बैग और पैड के साथ भर्ती कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। जब वह बाह्य रोगी भवन के पास से गुजर रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि लू वान एर एक लड़के के साथ भवन में प्रवेश कर रही थी। अरे, इतना परेशान मत दिख, ठीक है। ये तो बस गर्भावस्था है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़का पहले तो उदासीन था, लेकिन लड़की की गुस्से भरी निगाहें देखकर वह तुरंत पीछे हट गया और जल्दी से चापलूसी और विनती भरी नजरें अपना लीं। अस्पताल भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित बेड नंबर 3 के वार्ड में धप 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 तेज कदमों की आहट सुनाई दी। चेन जून, जो बच्चों को देखने के लिए किसी तरह थोड़ा सा उठ खड़ी हुई थी, ने अनजाने में अपना सिर घुमाया। तभी उसे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। क्या तुम जाग रहे हो? उनकी आवाज बेहद आकर्षक थी। अध्याय 5, वू जियांगताओ उन्माद में। अपरिचित युवक ने अपना बैग बेड साइड टेबल पर रखा और उसमें से दूध का पाउडर और बोतलें निकालीं। तभी नज अंदर आए। वू जियांगताओ को देखते ही वह भड़क उठी, तुम चेन जून के परिवार के सदस्य होगे? हाँ, मैं हूँ। तुम अभी कहाँ भाग गए थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्से में थी कि वह रोने लगी? मैं। वू जियांगताओ स्तब्ध रह गया। उसने बिस्तर पर लेटी चेन जून की ओर देखा, लेकिन पाया कि उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया है और उसकी ओर देखने से इनकार कर रही है। छोड़ो, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। तुम्हारे खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। पहले नीचे जाकर फीस भर दो। वापस आने पर मैं तुम्हें सैनिटरी पैड बदलना सिखा दूंगी। अरे, वू जियांगताओ ने अपना फोन निकाला, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, मैं आपके अस्पताल के आधिकारिक खाते को फॉलो करता हूँ। क्या उसमें ऑनलाइन भुगतान का विकल्प नहीं है? ओह, जी हाँ, जी हाँ। यह अभी अभी लॉन्च हुआ है। वू जियांगताओ ने किंगकियाओ मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के आधिकारिक खाते पर क्लिक किया, ऑनलाइन भुगतान पृष्ठ खोला और नस के मार्गदर्शन का पालन करते हुए तुरंत 5000 युआन जमा कर दिए। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, ये आदमी तो वाकई बहुत उदार है। दरअसल 700-800 युआन जमा करना फिलहाल काफी होता, बाद के शुल्क रसीदों के साथ चुकाए जा सकते थे। एक साथ इतनी बड़ी रकम चुकाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी वह एक नीच इंसान है। नज ने मन ही मन बुदबुदाया। अब इधर आओ, मैं तुम्हें सैनिटरी पैड बदलना सिखाती हूँ। यह कहते हुए नज बिस्तर की ओर बढ़ी, पहले बिस्तर नंबर 3 का पर्दा हटाया और फिर धीरे से कंबल उठाया। वू जियांगताओ, चेन जून, अगर उसे ठीक से याद था तो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं पहना था, जिसका मतलब था। इस पल नई मां का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने हल्की सी चीख मारी और सहज ही उठकर खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमर के नीचे के हिस्से में सुन्नापन का असर अभी भी था, जिससे वह हिल-डुल नहीं पा रही थी। वह बस बेबस होकर अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ बढ़ा सकी। वू जियांगताओ ने भी जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, देखने की हिम्मत नहीं की। पफ। नज ने उन दोनों को चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारा एक बच्चा भी है, और तुम अभी भी शर्मा रही हो। इधर आओ और ध्यान से देखो कि मैं इसे कैसे बदलती हूँ। यहाँ सावधान रहें, इसे मत छुएं। इसकी अभी अभी सिलाई हुई है और इसे बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना चाहिए। उसे यहाँ सहारा दें। जब आप उसे उठाएं तो कोमल रहें। फिर पुराने पैड को निकालें और उसकी जगह नया पैड लगा दें। निर्देश देने के बाद नज ने उन्हें दोबारा चादर से ढक दिया, मुड़ी और वार्ड से चली गई। वू जियांगताओ और चेन जून वहां खड़े एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वू जियांगताओ, आने के लिए धन्यवाद। पुरुषों, ऐसी बातें मत कहो, आखिर मैं ही तो बच्चों का बाप हूँ। उनके जन्म के समय मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता था? वू जियांगताओ ने अपना सिर खुजाया। क्या आपको लगता है कि वे आपके बच्चे हैं? बिल्कुल, मुझे इस पर यकीन है। उसने सहज भाव से कहा। आखिरकार, पिछले साल मुझे वो रात अब भी याद है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। हालांकि उस दिन उसने काफी शराब पी रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वह उस रात को याद करता गया, वू जियांगताओ को कुछ बातें याद आने लगीं। उस रात उसके साथ हुए हुआ होटल लौटी खूबसूरत लड़की का चेहरा उसके सामने चेन जून के चेहरे के साथ मिल गया। उसी समय उन दोनों के कमरे में प्रवेश करने की कुछ बातें भी याद आने लगीं। यह थोड़ा शर्मनाक था। आप यह पूछना चाहते हैं कि मैंने बच्चों को जन्म देने का फैसला क्यों किया, है ना? चेन जून भी असहाय लग रही थी। प्रसव पूर्व जांच के दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हालांकि यह मेरी पहली गर्भावस्था है, जुड़वां बच्चे होना दुर्लभ है। अगर मैंने उन्हें नहीं रखा तो भविष्य की गर्भधारण में जोखिम बहुत अधिक होगा, जिससे बार बार गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाएगी। वू जियांगताओ ने सिर हिलाया।
मैं समझ गया, लेकिन मुझे बहुत जिज्ञासा है। पिछले अगस्त में, हालांकि मैंने काफी शराब पी थी, ऐसा लगा जैसे उस रात हम। जब इस बात का जिक्र हुआ, तो चेन जून के चेहरे पर तुरंत बेचैनी के भाव उभर आए। उस रात, वू जियांगताओ को शराब पिलाने के बाद उसने उसे होटल तक पहुंचाया, और फिर ये सब किया। इस मामले को वह अपने अंदर दबाकर रखना चाहती थी, और जीवन भर वू जियांगताओ को इसके बारे में कभी नहीं बताना चाहती थी। यह बहुत शर्मनाक था। वू जियांगताओ, आने के लिए धन्यवाद। मैं अब एक देखभाल करता नियुक्त करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए आप जा सकते हैं। छुट्टी। उस समय, वू जियांगताओ पूरी तरह से अचंभित था। हाँ, आखिरकार, बच्चों को जन्म देने का फैसला मैंने ही किया था, इसलिए इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर सर्जरी के लिए हस्ताक्षर की जरूरत न होती, तो मैं आपसे संपर्क भी नहीं करती। हमारा कोई भावनात्मक रिश्ता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। तुम जा सकते हो। उसकी आवाज बहुत शांत थी। वो जियांगताओ ने भौहें चढ़ाईं। क्या आप चले जाएंगे? भले ही सिस्टम ने उसे 100% यह न बताया हो कि ये दोनों बच्चे उसके ही हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इतनी आसानी से हार मानना उचित नहीं था। उसे चेन जून से दोबारा पुष्टि करनी थी। इसके अलावा, उसे उस दोपहर ज्योतिषी के कहे हुए सारे शब्द अभी भी स्पष्ट रूप से याद थे। ये दोनों बच्चे सचमुच उसके ही हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसने अपना सिर हिलाया और बिस्तर के बगल में गहरी नींद में सो रहे दो नन्हे बच्चों को देखा। हालांकि मैं अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता, फिर भी मेरे अंदर बुनियादी विवेक और सिद्धांत हैं। अगर मैं इस समय आसानी से वहां से चला जाऊं, तो मैं किसी जानवर से कैसे अलग रहूंगा? खैर, यही मुख्य कारण है। जहां तक वस्तुनिष्ठ कारणों की बात है, यह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे उस दिन की घटनाओं को फिर से याद करना होगा और थोड़ा गौर करना होगा। क्या पता यह सच हो। यह सुनकर चेन जून ने अस्पताल के बिस्तर से वू जियांगताओ को हैरानी से देखा। उसने सोचा था कि इस युवक के लिए उस पर विश्वास करना असंभव है। आखिरकार, उनके बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और उसके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत अधिक थी। सच कहूं तो, मैं भी अभी थोड़ा उलझन में हूं। अगर वे सचमुच मेरे बच्चे हैं, तो मुझे उनके साथ कोई टेलीपैथिक जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैं इन दोनों बच्चों और तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कहते हुए, वू जियांगताओ ने अपने बैग से बच्चों के कपड़े और कंबल निकालकर उन्हें व्यवस्थित करना जारी रखा। मैं अभी यहीं रुकूंगी। जो नकली है वह असली नहीं बन सकता, और जो असली है वह नकली नहीं बन सकता। यह पुष्टि करने के बाद कि वे मेरे नहीं हैं, जाने में देर नहीं होगी। क्यों? चेन जून ने अचानक पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें उस पर टिकी हुई थीं, मानो वह अपने सामने खड़े व्यक्ति का स्पष्ट रूप से आकलन करने की कोशिश कर रही हो। क्यों? क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, कि वे आपके बच्चे नहीं हो सकते? क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? मैं अब भी यूं ही पीछे नहीं हट सकता। साथ ही, उसने मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। एक बिल्कुल अजनबी ज्योतिषी, मेरे दिमाग में चल रही यह रहस्यमयी प्रणाली, और तुम। इस तरह के संयोग मुझे विश्वास करने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे अभी यहीं रुकना चाहिए। तभी, पलंग में लेटी छोटी बहन अचानक जाग उठी। उसने आंखें बंद रखते हुए मुंह खोला और सिसकने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना दूसरे बच्चों जितना तेज नहीं था। आवाज धीमी और कमजोर थी, जिससे लग रहा था कि उसके फेफड़ों में ताकत नहीं है। शायद इसलिए कि उसका रोना इतना तेज नहीं था। उसके बगल में सो रहा बड़ा भाई, जो अभी भी अपने हाथों को गालों के पास रखकर गहरी नींद में सो रहा था, नहीं जागा। ओह! वो जियांगताओ तुरंत घबरा गया और असहाय महसूस करने लगा। उसने अपना सिर खुजाया और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे चेन जून की ओर देखा। क्या छोटी बहन भूखी है? क्या स्थिति है? उसे खाना खिलाने की जरूरत है। जल्दी, उसे मुझे दे दो। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चेन जून तुरंत घबरा गई। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा भी नहीं कर पा रही है। रुको, 1 मिनट रुको। आपको बिस्तर को ऊपर उठाना होगा ताकि मैं बैठ सकूं। ओह! वो जियांगताओ झट से मुड़ा और बिस्तर के किनारे गया। मैं इसे कैसे चालू करूं? वह पूरी तरह से भ्रमित दिख रहा था। यह पहली बार था जब वह किसी अस्पताल में आया था। आप। चेन जून तुरंत चिढ़ गया। बिस्तर के पास, मुझे लगता है वहां एक हैंडल है जिसे खींचकर खोला जा सकता है। उसे खींचकर घुमाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम कितने बेवकूफ हो। मैं मूर्ख हूं। वू जियांगताओ ने कहा कि वह नासमझ है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे तुरंत समझ आ गया कि इसे कैसे चलाना है। थोड़ी देर में, पलंग का सिरहाना ऊपर उठा और चेन जून उठ बैठी। जल्दी करो, बच्चे को मुझे दे दो। ओह! वू जियांगताओ छोटी बहन को गोद में उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उस नन्ही बच्ची को छुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर कितने छोटे हैं। वह बहुत छोटी और नाजुक थी। भला वह उसे कैसे पकड़ पाता? मैं, अब क्या बात है? चेन जून ने चिढ़कर पूछा। बच्ची को मुझे दे दो।
मुझे उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे दूध पिलाने की ज़रूरत होगी। मैं उसे गोद में लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बच्ची बहुत छोटी है। अगर मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तो कहीं उसे चोट न लग जाए। वो जियांगताओ भी चिंतित था। बच्ची को छूते ही उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कोमल और हल्की है। तभी बगल वाले बिस्तर पर लेटी बूढ़ी दादी ने बच्ची के लगातार रोने की आवाज़ सुनी और दौड़कर वहां आ गईं। स्थिति देखकर वह तुरंत हंस पड़ी। पुरुष हमेशा अनाड़ी होते हैं। मैं उसे गोद में ले लेती हूँ, लेकिन रुको, तुम बस खड़े नहीं रह सकते। तुम्हें देखना होगा कि मैं उसे कैसे गोद में लेती हूँ। भला कैसा बाप होगा जिसे अपने बच्चे को गोद में लेना नहीं आता। यह कहते हुए बूढ़ी दादी ने आगे बढ़कर एक हाथ से छोटी बहन के नन्हे सिर को और दूसरे हाथ से उसके नितंबों को धीरे से सहारा दिया और उसे सावधानीपूर्वक ऊपर उठा लिया। क्या आपको ठीक से दिखाई दिया? आप बच्चे को इस तरह पकड़ें। याद रखें, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, हथेलियों को खुला रखें। एक हाथ से उसके सिर को और दूसरे हाथ से उसके नितंबों को सहारा दें। ध्यान रखना कि बच्ची अपना सिर न हिलाए और उसकी कमर पर नजर रखना, क्योंकि उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी अभी अविकसित और बहुत नाजुक हैं। यह कहते हुए बूढ़ी दादी ने सावधानीपूर्वक बच्ची को वू जियांगताओ को सौंप दिया। वू जियांगताओ ने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाते हुए दांत भींचे और पसीने से तरबतर हो गए। हालांकि बच्चा बहुत हल्का था, जिसका वजन 6 पाउंड से भी कम था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पकड़ रखा हो और उसने अपना सारा ध्यान अपनी बाहों में मौजूद बच्चे पर केंद्रित कर दिया। छोटी बहन का चेहरा रोने से लाल हो गया था। वो जियांगताओ जल्दी से कुछ कदम चलकर उसे चेन जून की गोद में दे दिया। दूध पिलाने के लिए एकांत जरूरी था। फिर वू जियांगताओ ने मुड़कर अपने बिस्तर के चारों ओर का पर्दा खींच दिया। नई मां बनी चेन जून भी बच्ची को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। उसे भी कुछ न जानते देखकर बूढ़ी दादी हंसे बिना नहीं रह सकी। लगता है तुम दोनों एक जैसे हो। अफसोस, तुम नए पिता छोड़कर मत जाना। तुम भी इसमें शामिल हो, तुम्हें देखना ही होगा। वो जियांगताओ अनिच्छा से मुड़ी और चेन जून का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उस समय वह पहले से ही। बूढ़ी दादी आगे बढ़ी और उन्हें बच्चे को संभालने का तरीका बताने लगी। उसे सहारा दो, उसके शरीर को थोड़ा एक तरफ घुमाओ, ध्यान रखो। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तभी शायद छोटी बहन के रोने की वजह से बगल वाले बिस्तर पर लेटा बच्चा भी जाग गया और रोने लगा। बूढ़ी दादी झट से पीछे मुड़ी। ठीक है, इसे निचोड़कर बाहर मत निकलने देना। ध्यान रखना कि बच्चा पानी पी ले। ओह, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अध्याय 6। उनके बच्चे तो हैं, फिर भी वे शर्मीले हैं। दोनों नए माता पिता ने बार बार उनका शुक्रिया अदा किया। चेन जून की गोद में बैठी छोटी बहन भी बड़े चाव से दूध पी रही थी, लेकिन चेन जून को जहां बच्ची दूध पी रही थी वहां तेज दर्द महसूस हुआ और वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। कैसा है, कैसा है? वो जियांगताओ छोटी बहन को दूध पिलाते हुए देख रही थी, थोड़ा उसके करीब गई, लेकिन ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये आकार, पिछले साल मुझे इसका कोई अंदाजा कैसे नहीं हुआ। ये तो अजीब है। नशे में भी हो तो भी ये नामुमकिन है कि मुझे कुछ याद ना हो। मुझे बस लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अभी दूध नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? उसने सहज ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। चेन जून का चेहरा लाल हो गया और उसने सहज ही उसके पंजे से खुद को बचा लिया। कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हूँ। फुफकार, रुको, 1 मिनट रुको। वो जियांगताओ ने अपना सिर घुमाया और बिस्तर के पास रखी मेज पर फॉर्मूला देखा। क्यों न मैं कुछ फॉर्मूला बनाऊं? चेन जून चौंक गई और गलती से बच्चे का मुंह छूट गया। इस बार बच्चा खुश नहीं था और रोने लगा। वह उसे मना नहीं पाई, यहाँ तक कि अगर उसने अपना सिर वापस बच्चे के मुंह में डाला तब भी बच्चा दूध नहीं पी रहा था। वो जियांगताओ के मन में एक विचार कौंध गया कि छोटी बहन का स्वभाव थोड़ा अधीर लगता है। तो जल्दी करो और फॉर्मूला बनाओ। उसने वू जियांगताओ को तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिससे वू जियांगताओ रुक गया। ओह, ओह, मैं जल्दी करता हूँ, जल्दी। उसने जल्दी से फॉर्मूला का डिब्बा खोला और मिश्रण के निर्देशों को ध्यान से पढ़ा। इसमें गर्म पानी की जरूरत थी। सौभाग्य से गर्म पानी पहले से तैयार था। उसने बोतल खोली और मिश्रण शुरू करने ही वाला था कि बिस्तर पर लेटे चेन जून ने उसे याद दिलाया, रुको, बोतल को गर्म पानी से धोना होगा, तुम इसे सीधे नहीं मिला सकते। ओह, ठीक है, ठीक है। 30 मिलीलीटर पानी में 1 स्कूप फॉर्मूला। वो जियांगताओ ने सीधे 2 स्कूप डाले, 60 मिलीलीटर पानी डाला और बोतल को धीरे से हिलाया। हो गया। पीछे मुड़कर उसने बोतल उसे थमा दी। तब तक छोटी बहन बहुत जोर जोर से रो रही थी, हर सांस के साथ सिसक रही थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल और बैंगनी हो गया था, जिससे दोनों नए माता पिता बुरी तरह डर गए थे। चेन जून ने घबराते हुए बोतल उठाए और जल्दी से निप्पल छोटी बहन के मुंह में लगा दिया। इस बार छोटी बहन ने आखिरकार दूध पी लिया और तुरंत शांत हो गई और बेसब्री से निप्पल चूसने लगी। उफ! इस क्षण दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली।
मुझे लगता है मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। वू जियांगताओ ने सिर हिलाया, जबकि चेन जून बिस्तर पर बच्चे को दूध पिलाते हुए सिर झुकाकर बुदबुदाई, मैं एक देखभाल करने वाली रख सकती हूँ। अरे, तुमने अभी क्या कहा? कुछ भी नहीं। चेन जून ने ऊपर देखा और उसे घूर कर देखा। शायद इसलिए कि वे पहली बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए साथ काम कर रहे थे, भले ही वह सिर्फ फॉर्मूला ही क्यों न हो, उनके रिश्ते में शुरुआती दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। डिंग डोंग, बधाई हो, होस्ट, आपने अपने जीवन में पहली बार किसी बच्चे को दूध पिलाने का गुप्त मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको 20,000 युआन का इनाम दिया गया है। नए पिता, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। सिस्टम की सूचना सुनते ही वू जियांगताओ की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। इसके लिए भी इनाम है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तभी शिशु के बिस्तर में लेटा हुआ बड़ा भाई भी सिसकते हुए जाग उठा। उसने अपना मुंह खोला और रोने लगा, स्पष्ट रूप से वह भी भूखा था। वू जियांगताओ ने झटपट एक और हल्के नीले रंग की बोतल निकाली, उसी प्रक्रिया का पालन किया और सीधे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उसे दूध पिलाया। प्रत्येक के लिए एक एक, और पूरा दृश्य तुरंत सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण हो गया। क्या अब खाना नहीं खाओगे? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे चेन जून को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी बहन, जिसने केवल कुछ निवाले ही खाए थे, ने निप्पल को छोड़ दिया, अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना खत्म कर लिया हो। थोड़ा और खा लो। नई माँ ने निप्पल को वापस अंदर धकेला, लेकिन छोटी बहन ने अधीरता से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपनी नाखुशी जताने के लिए अपने छोटे हाथों को 2-3 बार हवा में लहराया। वू जियांगताओ को कुछ एहसास हुआ और उसने झट से कहा, ओह हाँ, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनका पेट शायद हमारे अंगूठे के आकार का ही होगा। उनका बहुत कम खाना सामान्य बात है। ओह, ठीक है, ठीक है। चेन जून को अचानक बात समझ आ गई। उसी समय वू जियांगताओ मन ही मन हिसाब लगा रहा था। अगली बार 1 स्कूप ही काफी होगा, 2 स्कूप बहुत ज्यादा हैं। और हाँ, मुझे एक बोतल गर्म करने वाला यंत्र भी खरीदना होगा, नहीं तो बाहर रखने पर फॉर्मूला जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे ही वह बोल रहा था, बड़े भाई ने भी खाना खत्म कर लिया। उसी तरह उसने भी निप्पल छोड़ दिया और फिर नींद में डूबकर वापस सो गया। छोटी बहन की तुलना में बड़ा भाई थोड़ा अधिक अच्छे व्यवहार वाला प्रतीत होता था। वू जियांगताओ ने दोनों बच्चों को ध्यान से वापस शिशु पलंग में लिटाया और एक लंबी सांस ली। बच्चे का पिछवाड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है। उसने अनजाने में बड़े भाई का डायपर खोला और तभी हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ सीधे उसकी उंगली पर लग गया। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। बच्चे ने पॉटी कर दी थी, लेकिन उसमें कोई तेज गंध नहीं थी। चेन जून ने तुरंत उसके असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। क्या हुआ? क्या बड़े भाई ने शौच कर दी? हाँ, हाँ, और यह हरा है। यह रंग सही नहीं है। क्या? पहली बार माँ बनी चेन जून बेहद घबरा गई और उसने तुरंत उससे कहा, तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो, हक्का बक्का। जाओ नर्स से पूछो कि क्या हो रहा है। ओह, वू जियांगताओ जल्दी से नर्स को बुलाने गया। थोड़ी देर में नर्स आए और बच्चे की हालत देखी। अरे, कुछ नहीं, ये तो मेकोनियम है। हरा रंग तो बिल्कुल सामान्य है। अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। दूध पिलाने के बाद धीरे धीरे पीला हो जाएगा। अरे, आपने तो उसे फॉर्मूला दूध पिलाया था। हाँ, बच्चे को अभी दूध नहीं मिल पा रहा था। यह कैसे संभव है? युवा नर्स बहुत हैरान थी। वह पास गई और सीधे चेन जून के प्रभावशाली भोजन भंडार पर हाथ रख दिया। वह सख्त था। वह इतनी झुंझला गई कि हंस पड़ी और चेन जून से बोली, क्या तुम्हें खुद कोई दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारे स्तन सूजे हुए हैं और थोड़े सख्त भी हैं। फुफकार, दर्द हो रहा है। यह कहते हुए नज ने वू जियांगताओ की ओर मुड़कर कहा, अब आपको बच्चों को फॉर्मूला दूध पिलाने की अनुमति नहीं है, आपको उन्हें स्तनपान कराना होगा। साथ ही आपको अपनी पत्नी को गर्म सिकाए और मालिश करने में मदद करनी होगी ताकि दूध का प्रवाह बढ़ सके। क्या आपके पास तौलिया है? सबसे अच्छा होगा कि आप तौलिए को गर्म पानी से गीला करके गर्म सिकाई करें। आपकी पत्नी के स्तन इतने सूजे हुए हैं कि लगभग अकड़ गए हैं। यह ठीक नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? वू जियांगताओ की टालमटोल भरी निगाहों को देखकर, जो उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, युवा नर्स को हंसी आ गई। तुम्हारा बच्चा है, फिर भी तुम शर्माती हो। इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें गर्म तौलिया लगाकर मालिश करनी होगी, समझी? कहा, समझ गया, समझ गया। वू जियांगताओ बेहद शर्मिंदा था। अभी तक उसका दूध आना शुरू नहीं हुआ है, जब आना शुरू हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह रुका रहना बहुत बुरा है। आपको जल्दी से गर्म तौलिया लेकर लगाना चाहिए। ओह, हाँ, आपके बच्चे अब पॉटी कर रहे हैं, क्या आपको डायपर बदलना आता है? ओह, छोटी नज ने आह भरी और उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ, मैं तुम्हें डायपर बदलना सिखाती हूँ, ये बहुत आसान है। पहले, बेसिन में थोड़ा गर्म पानी डालो। क्या तुम्हारे पास रुई है? कृपया मासिक पास एकत्र करें, उनके लिए वोट करें और टिकटों की सिफारिश करें। अध्याय 7 मैं गर्म सेंक से आपकी मदद करूंगा।
ओह, वू जियांगताओ का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास वो चीज नहीं है। यह सुनकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे चेन जून ने झट से कहा, हाँ, मैंने कुछ तैयार रखा है। वो बेडसाइड टेबल में है। वू जियांगताओ ने झटपट एक डिब्बा निकाला, उसे खोला और एक कागज थमा दिया। नाज, यंग मिस ने नर्म सूती कागज लिया, उसे गर्म पानी से गीला किया और धीरे धीरे बच्चे के छोटे नितंबों को पोंछने का तरीका बताया। ध्यान रहे, आगे से पीछे की ओर पोंछना, और नाखूनों के बीच की जगह भी अच्छी तरह से साफ कर लेना ताकि कोई गंदगी न रह जाए। साथ ही, बच्चे के नितंबों पर कभी कभी मल लग जाता है, इसलिए उसे अच्छी तरह से पोंछना जरूरी है, नहीं तो वह लाल हो सकता है, या सूजन और संक्रमण भी हो सकता है। ओह, वू जियांगताओ ने नस की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा और उन्हें एक एक करके नोट कर लिया। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद अब डायपर बदलने का समय है। बच्चे के पैरों को धीरे से पकड़ें, नितंबों को ऊपर उठाएं और फिर पुराना डायपर उतारकर नया डायपर पहना दें। ध्यान रहे, पीछे से पूरे नितंबों को अच्छे से लपेटें। आप थोड़ा ऊपर कमर के पास तक जा सकते हैं, फिर उसे आगे की तरफ लपेटकर वेलक्रो लगा दें। यह बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं। अगर यह बहुत ज़्यादा टाइट होगा, तो बच्चे को जकड़न महसूस होगी और वह असहज हो जाएगा। अगर यह बहुत ज़्यादा ढीला होगा, तो बच्चे का मल बाहर निकल जाएगा और पूरे कपड़े को धोना पड़ेगा, जो और भी ज़्यादा परेशानी वाला काम होगा। वू जियांगताओ ने चावल चुगते हुए चूजे की तरह सिर हिलाया। साथ ही, मौसम अभी अपेक्षाकृत गर्म है, इसलिए बच्चे के नितंबों को सूखा रखने पर ध्यान दें। डायपर जल्दी जल्दी न बदलें, डायपर पहनाने से पहले नितंबों के पूरी तरह सूख जाने का इंतजार करें। आप इसे सूखे सूती कागज से पोंछकर सुखा सकते हैं, या सीधे ब्लो ड्रायर से सुखा सकते हैं। घटिया क्वालिटी के पेपर टॉवल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनसे बच्चे के नितंब लाल हो सकते हैं। वू जियांगताओ पहले से ही सुन्ना हो चुका था और उसने सीधे अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग मोड चालू कर दिया। नज, यंग मिस ने अभी जो कहा था उसे दोहराते हुए रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बाद में वह इसे ध्यान से देख सके। चेन जून बगल में खड़ी थी, जो कहीं ज्यादा समझदार थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और उनका एक छोटा सा वीडियो बना लिया। वह बच्चे की देखभाल के बुनियादी ज्ञान का अध्ययन भी करना चाहती थी। बड़े भाई के कपड़े बदलने के बाद, नज ने छोटी बहन की ओर देखा और पाया कि उसने भी शौच कर दिया था। उसने शौच भी कर दिया। तुम पोंछने और डायपर बदलने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। उनकी देखरेख में, पसीने से तरबतर और अनाड़ीपन से भरी वू जियांगताओ ने छोटी बहन के नितंबों को पोंछा और उसका डायपर बदला। सही समय पर, सुपर डैडी सिस्टम से एक सुखद याद उनके दिमाग में फिर से ताज़ा हो गई। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई हो, आपने पहली बार बच्चे का डायपर बदलने का गुप्त कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको 20,000 युआन का इनाम दिया जाता है। नवागंतुक पिता, ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहिए। हे भगवान, आज तो उसने सीधे सीधे 90,000 युआन का शुद्ध लाभ कमा लिया। वू जियांगताओ, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, थोड़ा हैरान रह गया। डायपर बदलने के तुरंत बाद, नाज, यंग मिस, बिना रुके मुड़ी और अस्पताल के बिस्तर की ओर चलते हुए कंबल उठाया। अब मैं आपकी पत्नी के प्रसवोत्तर स्राव की जांच करना चाहती हूँ, आप इधर आइए और ध्यान से सुनिए। नज ने चेन जून की जांच की और उससे कहा, स्थिति ठीक है। आज और कल उसे बार बार प्रसव पीड़ा होगी। आपको उसके सैनिटरी पैड बार बार बदलने होंगे। साथ ही, उसने अभी तक गैस नहीं निकाली है, इसलिए वह कुछ खा नहीं सकती, क्या आप समझ रहे हैं? गैस पास करना क्या होता है? वू जियांगताओ ने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। नज ने आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी और बोली, ये तो पाद है। अरे बाप रे बाप, क्या वो पानी पी सकती है? वह थोड़ा गर्म पानी पी सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी कच्चा या ठंडा पानी नहीं। चेन जून का दिल, जो पहले स्तब्ध था, अचानक शांत हो गया। उसने अभी अभी थोड़ा गर्म पानी पिया था। यह कहकर नाज, यंग मिस, आखिरकार चली गई, जबकि वार्ड में मौजूद दोनों लोग एक दूसरे को अवाक देखते रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद, वू जियांगताओ ने अचानक कहा, तुम वहां। क्या अब दर्द हो रहा है? अगर मैं इसे न छूऊं तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसे छूता हूं तो बहुत दर्द होता है। पूरा शरीर अकड़ा हुआ सा लग रहा है। ओह ओह, तो मैं अभी थोड़ा गर्म पानी ले आती हूँ और फिर गर्म तौलिए से इसे आपके लिए दबा दूंगी। वू जियांगताओ ने बेडसाइड टेबल से एक वॉश बेसिन निकाला। यह वॉश बेसिन नया था, जाहिर तौर पर अस्पताल में भर्ती होने से पहले चेन जून ने खुद इसे तैयार किया था। वह वार्ड से बाहर निकला, गर्म पानी डाला और बिस्तर पर बैठ गया, अनाड़ीपन से तौलिए को गीला किया और हल्के गर्म पानी से मुंह सिकोड़ा। तुम मुझे तौलिया दो, मैं खुद कर सकता हूँ। चेन जून अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। ओह, वू जियांगताओ तुरंत थोड़ी निराश हो गई, लेकिन वह तौलिया देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि, इस नई माँ ने अपनी क्षमता से ज्यादा ही सोच लिया था। उसके दाहिने हाथ में इस समय इव ड्रिप लगी हुई थी, और उसका बायां हाथ अपने आप तौलिया खोल या मोड़ नहीं सकता था।
मुझे करने दो। उसे बहुत असुविधा हो रही थी। यह देखकर वू जियांगताओ ने बिना कुछ कहे तौलिया लिया, उसे फिर से गीला किया, निचोड़कर सुखाया और फिर उस पर गर्म सेंक लगाने लगा, लेकिन एक पुरुष की हरकतें स्वाभाविक रूप से थोड़ी अनाड़ी थीं। चेन जून ने धीरे से आह भरी और उसके पीले चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। ज्यादा नरमी बरतो। ये जगह तो बहुत सख्त है, इसे तो वाकई दबाने की जरूरत है। उसकी सहज उपस्थिति देखकर चेन जून का मूड अचानक शांत हो गया और उसके चेहरे की असहजता भी काफी हद तक गायब हो गई। लेकिन धीरे धीरे वू जियांगताओ नीचे बैठ गया। यह मत पूछो कि उसे उकड़ू क्यों बैठना पड़ा, क्या उसके पैर सुन्न नहीं हो सकते थे। यह नया पिता अब सच में कुछ बहुत पवित्र काम कर रहा था। यह बच्चों का खाना था। ठीक है, उसने कसम खाई कि इस समय उसके मन में सचमुच कोई विचार नहीं है, लेकिन बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के रूप में उसका रक्त और ऊर्जा आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे और सहज प्रतिक्रियाएं वास्तव में अपरिहार्य थीं। तौलिए की गर्माहट और दूसरे व्यक्ति की हरकतों को महसूस करते हुए चेन जून बेहद शर्मा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके हाथ असहज थे। यह पैमाना, यह अजीब है। मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। वू जियांगताओ खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं पाया, लेकिन तभी उसने अपने सामने चेन जून को अचानक यह कहते हुए सुना, आह थोड़ा धीरे करो, उस तरफ बहुत दर्द हो रहा है। वू जियांगताओ उठे, झुके और गर्म पानी से तौलिए को फिर से गीला करने के लिए मुड़ गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जून खाली निगाहों से देखती रही। उसे हमेशा लगता था कि जब यह आदमी खड़ा होता था तो उसकी मुद्रा थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ है। सच तो यह है कि जीवन के संयोग अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और अप्रत्याशित होते हैं। यह स्पष्ट था कि कुछ दिन पहले ही लू वान ए ने उसे छोड़ दिया था और वह फिर से अकेली रह गई थी, लेकिन आज विश्वविद्यालय की नंबर 1 देवी चेन जून अचानक आसमान से उतरी हुई सी लग रही थी और उसके 2 बच्चों की असली मां बन गई। वू जियांगताओ ने चेन जून की ओर देखा और पाया कि वह भी उसे ही देख रही थी। आज मुलाकात के बाद यह पहली बार था जब दोनों की निगाहें मिली थीं। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने अजीब तरह से नजरें हटा लीं। कोई और रास्ता नहीं था। आम जोड़ों की तुलना में उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल नहीं था। सच कहें तो वू जियांगताओ की चेन जून से आज ही मुलाकात हुई थी। चेन जून को अपने मन में बहुत असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन वू जियांगताओ की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी और उसने तो इस देवी पर भरोसा करने की योजना भी बना ली थी। यह उसके बच्चों की असली मां थी। अगर उसने मौके का फायदा नहीं उठाया तो बाद में उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। अध्याय 8। हालांकि यह देवी, जो कॉलेज के दिनों में उससे बहुत दूर रहती थी, ज्यादातर गंभीर स्वभाव की थी, लेकिन उसमें अलगाव की कोई नाटकीय हिमशैल देवी वाली छवि नहीं थी। उस समय स्कूल फोरम में उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। उसकी हल्की सी मुस्कान, जिसमें उसकी आंखें धीरे से मुड़ी हुई थीं, अकादमी में सभी को मोहित कर लेती थी। यहां तक कि लड़कियों को भी यह मानना पड़ा कि विश्वविद्यालय में चेन जून का आकर्षण अद्वितीय था। बाकी लड़कियां उसके सामने फीकी पड़ जाती थीं। लड़कों की बात करें तो यह तो स्पष्ट था कि केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लड़के ही उससे बात करने की हिम्मत करते थे। वू जियांगताओ ने कॉलेज में उसे कुछ बार दूर से ही देखा था और उससे कभी बात नहीं की थी। और अब ठीक है। वू जियांगताओ ने अनिच्छा से तौलिया पीछे खींचा। अब पहले जैसी अकड़न नहीं रही। जब बच्चा जागेगा तो थोड़ा सा चूसने से जल्दी ही दूध आ जाएगा। पफ। अचानक हाल ही में गर्म हुए क्षेत्र से एक सफेद धारा निकली और कोई व्यक्ति, जो अभी भी वहीं बैठा था, ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। उसे केवल अपने चेहरे पर पानी का एहसास हुआ। हैं, ये पानी कहाँ से आया? चेन जून चिल्लाया, इसमें से रिसाव हो रहा है, रिसाव हो रहा है। इसे जल्दी से बंद करो। वू जियांगताओ झट से मुड़ा और तौलिया दोबारा लगाया। तभी दूसरी तरफ से भी रिसाव शुरू हो गया। उफ, चेन जून सचमुच शर्मिंदा हो गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, मानो भाप निकल रही हो। वू जियांगताओ ने टिश्यू से अपना चेहरा पोंछते हुए अपने होंठों को चटकाया। कितना अजीब स्वाद है, थोड़ा मीठा और थोड़ा मछली जैसा। चुप रहो। चेन जून इतनी शर्मिंदा थी कि वह वहीं मर जाना चाहती थी। उसने गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये तो ताप विस्तार की वजह से हो सकता है। अवरोध हटाने के बाद तो ये अपने आप ही बाहर निकलता है। मुझे कैसे पता चलता कि ऐसा होगा? चेहरे पर छींटे पड़ने से झुलसे वू जियांगताओ ने दुखी भाव से अपना चेहरा टिश्यू से पोंछते हुए कहा। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके मन में ज्यादा विचार नहीं थे, लेकिन युवा जोश के कारण स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत तो था ही। वह थोड़ा अवाक सा महसूस कर रहा था। सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने का मन कर रहा था ताकि शांत हो सके। उसने कई गहरी सांसें लीं। जब चेन जून का दूध निकलना बंद हुआ तो उसने तौलिया एक तरफ रख दिया। चेन जून, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। ओह, चेन जून ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। दायां हाथ जेब में, बायां हाथ जेब को कसकर पकड़े हुए वू जियांगताओ इसी तरह वार्ड से बाहर निकला।
यह मत पूछो कि उसका बायां हाथ जेब को क्यों कसकर पकड़े हुए था, अगर पूछोगे तो सब समझ जाओगे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और सिगरेट निकाली, उसे जलाने ही वाला था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने गलियारे में एक युवा जोड़े को अपनी ओर आते देखा। पत्नी ने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था और गुस्से से अपने पति को डांटते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। अब तुम सिगरेट की बदबू से भरे हो, हमारे बच्चे को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहते हो। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। ठीक है, ठीक है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं फिर कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ठीक है। मुझे बख्श दो, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। अगर वह बच्चों को गोद में लेता, तो उसके शरीर से धुएं की गंध आती, और बच्चे अभी इतने छोटे थे। वो जियांगताओ उन्हें खाली निगाहों से देखता रहा। युवा माँ बड़बड़ाती हुई चली गई और उसने चुपचाप सिगरेट को वापस पैकेट में रख दिया। एक पल सोचने के बाद उसने अचानक ब्लू सेवन सिगरेट का पूरा पैकेट मसलकर गेंद बना दिया और उसे सीधे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। धिक्कार है, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। डिंग डोंग, एक पुरुष को पुरुष की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेजबान की आत्म जागरूकता का पता लगाना। सुपर डैडी कोर मिशन 1 जारी करते हुए बच्चे की मां की स्वीकृति प्राप्त करें। मिशन पूरा करने पर मिलने वाले पुरस्कार: 1. उत्कृष्ट स्तर की खाना पकाने की कला। 2. शारीरिक क्षमता में 2 की वृद्धि। मिशन की समय सीमा 1 महीना। निर्धारित समय सीमा के भीतर मिशन पूरा न करने का दंड: भाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर कम कर दी गई। वो जियांगताओ की तबीयत पूरी तरह खराब थी। पिछली सजा की तुलना में यह सजा क्या बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, क्या तुम मेरे भाई की लंबाई के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सकते हो? अगर मैं असफल हो जाऊं तो बेहतर होगा कि तुम मेरा सिर ही काट दो, आखिर तुम्हें मेरे उस हिस्से को ही निशाना क्यों बनाना है? यदि मेजबान की जान खतरे में नहीं है, तो काटने की सजा एक अच्छा सुझाव है। क्या आपको सजा में बदलाव करने की आवश्यकता है? इस समय वू जियांगताओ अविश्वसनीय रूप से शांत था। मैंने कहा मेरा सिर काट दो, काटने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेजबान, कृपया पुष्टि करें कि क्या बदलाव करना है। हाँ नहीं, धिक्कार है। वह पूरी तरह से अवाक रह गया और मन ही मन केवल इतना ही कह सका, बदलना मत, और फिर उसके मन में उठ रहा, कृपया पुष्टि करें कि बदलना है या नहीं वाला सवाल गायब हो गया। जीवन में हर जगह छोटे छोटे अप्रत्याशित आश्चर्य छिपे होते हैं। कुछ छिपे हुए मिशनों को पूरा करने से आपको बड़े पुरस्कार मिलेंगे। होस्ट, कृपया अपने प्रयास जारी रखें और उच्च स्तर तक पहुंचें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका स्वागत है। मेजबान को आगे बढ़ने में मदद करना सुपर डैडी सिस्टम का मूलभूत कर्तव्य है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई और उसे एहसास हुआ कि वह इतना भूखा था कि उसका पेट पीठ से चिपक गया था। धिक्कार है, वह दोपहर भर शराब पीता रहा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो जियांगताओ को सहज रूप से कुछ खाने की इच्छा हुई, लेकिन इस समय वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था। चेन जून ने आज ही बच्चे को जन्म दिया था और दोपहर से अब तक उसने सिर्फ पानी पिया था। उसे लगा कि शायद उसे भूख लगी हो। ओह हाँ, गैस निकलने तक तो वह कुछ खा ही नहीं सकती थी। यह सोचकर वो जियांगताओ जल्दी से वार्ड में लौट आया और गुजरते हुए बगल वाले कमरे में मौजूद बूढ़ी दादी को नमस्कार किया। उनके बिस्तर के पास पहुंचकर वह उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गया। वह सो रही थी। क्या वह बहुत थकी हुई थी? वो जियांगताओ चुपचाप पास आया, एक छोटा सा स्टूल खींचकर बैठ गया। उसके कुछ पीले चेहरे को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी, हल्की सी भावना जाग उठी। ओह हाँ, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? इस क्षण उसे यह बात याद आ गई। उसे बाद में उससे पूछना होगा। बच्चे के जन्म जैसी इतनी बड़ी घटना के समय परिवार का कोई सदस्य मौजूद क्यों नहीं था? यह ठीक नहीं था। जब वह जागेगी, तो उसे पूछना होगा कि क्या हुआ था। वो जियांगताओ भी थका हुआ और भूखा था और थोड़ा भ्रमित सा महसूस कर रहा था, इसलिए वह बिस्तर के पास झुक गया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था कि अचानक उसके नाक में खाने की खुशबू आई। उसने अपनी सुन्नत बांह को रगड़ा, नींद से जागा और बगल वाले कमरे की ओर देखा। पता चला कि बगल वाले कमरे में नई माँ को गैस हुई थी और उसका पति उसके लिए दलिया का कटोरा लेने के लिए जल्दी से नीचे भागा था। इस समय नई माँ बिस्तर पर लेटी हुई चावल का दलिया खा रही थी। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। वू जियांगताओ के पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी, लेकिन इस बार वह वहां से नहीं गया, बल्कि चुपचाप वहीं रुका रहा। वार्ड में दलिया की खुशबू के कारण शायद बिस्तर पर लेटा चेन जून धीरे धीरे जाग गया और तभी पफ पफ एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत एक दूसरे को निहारते हुए जम गए। शर्म से चेन जून का चेहरा फिर से लाल हो गया। वो जियांगताओ ने गौर किया कि वह बहुत जल्दी शर्मा जाती है। पफ्ताहा, वह हंसे बिना नहीं रह सका। तो देवियां भी पाती हैं, और वो भी लगातार। तुम अभी भी हंस रहे हो? चेन जून ने उसे घूर कर कहा।
यदि अकादमी में देवी के समर्थक इस दृश्य को देखते तो संभवतः उनका विश्वास टूट जाता। अध्याय 9 शानदार है। क्योंकि तुमने गैस छोड़ी है, मैं तुम्हारे लिए चावल की दलिया खरीद लाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? मैं जल्दी आता हूँ। वू जियांगताओ ने मुड़कर जाने ही वाला था कि चेन जून ने पीछे से कहा, यह ज्यादा तैलीय नहीं होनी चाहिए और इसमें मांस के बड़े टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, अभी आप सिर्फ तरल भोजन ही ले सकते हैं। वह अस्पताल के नीचे स्थित रेस्तरां में गया, वहां से कीमा बनाया हुआ मांस और मूली का दलिया और एक भोजन लिया और जल्दी से वापस आ गया। जल्दी करो और कुछ खा लो। उसने अस्पताल का बिस्तर उठाया, बगल की मेज लगाई, चावल के दलिया का कटोरा खोला और उसे चेन जून के सामने रख दिया। उसे चम्मच को बाएं हाथ से अजीब तरीके से उठाकर चावल का दलिया खाते देख वू जियांगताओ दंग रह गया। क्यों न मैं तुम्हें खिलाऊं? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है आपको बाएं हाथ से चम्मच पकड़ना बहुत असुविधाजनक लग रहा है। मुझे पकड़ने दीजिए। वू जियांगताओ ने स्वाभाविक रूप से चम्मच उठाया और उसे चावल का दलिया खिलाया। यहाँ थोड़ी गर्मी है। ओह, वूश वूश। उसने जल्दी से चम्मच पर हवा फूंकी और जब वह ज्यादा गर्म नहीं लगी तो उसने उसे चेन जून को खिला दिया। चेन जून की खूबसूरत झिलमिलाती निगाहें अपने सामने खड़े आदमी पर जा पड़ीं। उसे चम्मच पर गंभीरता से फूंक मारते देख उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस तरह वह काफी आकर्षक लग रहा था। क्या अब यह बेहतर है? जैसे ही उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अंतरंग हुआ, बगल में बैठी छोटी बहन ने अचानक अपना मुंह खोला, कुछ सिसकियां भरी और फिर जोर जोर से रोने लगी। ओह, वू जियांगताओ का चेहरा उतर गया और वह जल्दी से मुड़कर छोटी बहन को गोद में उठा लिया। पहली बार ऐसा होना अपरिचित था, लेकिन दूसरी बार तो सामान्य बात थी। इस बार चेन जून ने जल्दी से छोटी बहन को दूध पीने दिया। नन्ही सी बच्ची ने सहज रूप से दूध पिया और निगल लिया। छोटी बहन दूध पी रही थी, तभी बड़ा भाई दूसरी तरफ जाग गया और रोने लगा। खैर, अनुभवहीन पिता ने बड़े भाई को भी गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे आराम से एक एक तरफ लेट गए और खुशी खुशी दूध पीने लगे। लेकिन कुछ ही निवाले के बाद उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया और दूध लगातार बहने लगा, मानो नल खुला हो। अरे नहीं, अपने कपड़े गीले मत करो। जल्दी, तौलिया लाओ। वो जियांगताओ ने जल्दी से एक सूखा तौलिया उठाया और उन्हें ढक दिया। कितनी झंझट है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हालांकि शिशुओं का पेट छोटा होता है, लेकिन वे जल्दी पच जाते हैं। आपको उन्हें हर 2 घंटे में एक बार दूध पिलाना चाहिए। भले ही वे जाग न रहे हों, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें लगभग हर 2 घंटे में उठाकर दूध पिलाना चाहिए। आपको उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें सीधे दूध पिला सकते हैं और वे स्वाभाविक रूप से दूध पीने लगेंगे। शाम को नस दवा बदलने, उनकी स्थिति की जांच करने और कुछ बुनियादी निर्देश देने के लिए आई। उसने नए पिता की ओर देखा। रात में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों को गर्म रखना जरूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि उन्हें ज्यादा पसीना न आए। कल सुबह 10 बजे बच्चों को नीचे ले आओ, नहलाओ, उनका चेकअप करवाओ और टीके लगवाओ। और हाँ, बच्चों की मां के लिए मैटरनिटी पैड को बार बार बदलना याद रखना। क्या तुमने आज दोपहर इसे बदला था? ओह, नहीं, मैंने नहीं किया। वो जियांगताओ हकलाते हुए बोला। यह सुनकर चेन जून का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में सनसनी महसूस होने लगी और उसे इस बात का पूरा एहसास हो गया कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। और पैड बदलते हुए, तो जल्दी से अपनी पत्नी के लिए एक नया पैड बदल दो। खून बहने के दौरान सब कुछ साफ और ताज़ा रखना जरूरी है और पैड बदलते समय ध्यान देना कि चीरे में सूजन के कोई लक्षण तो नहीं है, समझ गए? हाँ, तो फिर जल्दी करो और इसे बदल दो। बात करने के बाद चेन जून की आईवी दवा बदलने आई नर्स ने अपनी गाड़ी को धकेला और चली गई। अच्छा, चेन जून, मैं तुम्हारा पैड बदल देती हूँ और साथ ही मैं चीरे की भी जांच कर लेती हूँ। उफ। चेन जून ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वह जमीन में समा जाना चाहती हो। यह बहुत शर्मनाक था। यह देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, वो जियांगताओ केवल अपने दांत पीस सका, अपने बैग से एक नया पैड निकाला, बिस्तर के निचले हिस्से तक गया और धीरे से कंबल उठाया। बदलाव के दौरान उसकी हरकतें बहुत ही कोमल और सतर्क थीं। सच कहूं तो जब उसने वहां की स्थिति देखी तो वह कुछ हद तक हैरान रह गया। उसके मन में और कोई विचार नहीं था, क्योंकि उस क्षण उसने स्पष्ट रूप से देखा कि चेन जून गहरे लाल रक्त से लथपथ थी और दवा की गंध आ रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से पर क्षैतिज रूप से एक जालीदार पट्टी टेप से चिपकी हुई थी। यह क्षैतिज चीरा ही होना चाहिए, है ना? और उसका इतना खून बह चुका था। वो जियांगताओ को दिल में गहरा सदमा लगा। इससे बहुत दर्द होता होगा, है ना? वह खुद को रोक नहीं पाया और बीमार बिस्तर पर लेटे चेन जून की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, वास्तव में नहीं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन वू जियांगताओ को कुछ समझ आ गया। उसने बिस्तर के ऊपर लटक रही इव ड्रिप पर नजर डाली, उसमें साफ तौर पर एक दर्द निवारक पंप लगा हुआ था। कुछ ही देर में पैड बदल दिया गया।
उन्होंने ध्यान से देखा, चीरे पर लगी जाली एकदम सफेद थी, उस पर न तो मवाद था और न ही नमी। वह साफ और सूखी थी, उसमें कोई असामान्यता नहीं थी। मैंने इसे बदलना बंद कर दिया है। हम वू जियांगताओ ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप बिस्तर के पास बैठ गया। उसने खून से सना पैड फेंक दिया, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। क्या यही माँ होती है? न केवल चेन जून, बल्कि उसे घर पर अपनी माँ की भी याद आ गई। क्या गलत? बिस्तर पर लेटे हुए और नींद महसूस कर रहे चेन जून ने गौर किया कि वह कुछ अजीब सा लग रहा है और उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, तुमने ये 10 महीने कैसे गुजारे? अगर उसने पूछा ना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने पूछा, चेन जून की आंखें तुरंत लाल हो गईं। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, कुछ खास नहीं था। मैं बस अपने बढ़े हुए पेट को लेकर खुद ही चेकअप और जांच के लिए अस्पताल आई थी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि जब वे 5 या 6 महीने की गर्भवती थीं, तब अचानक उन्हें अंगूर खाने की बहुत इच्छा होने लगी और वे एक बार में ही बहुत सारे अंगूर खा लेती थीं। बाद में जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है और उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वे सफ़ेद चावल भी ज़्यादा नहीं खा सकती थीं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे मीठी चीज़ें न खाने की याद दिला सके। वह हर भोजन में केवल आधा कटोरी चावल खाने की हिम्मत करती थी और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार भोजन करने का अभ्यास करती थी। उस दौरान वह स्टार्च से भरपूर खाद्य पदार्थ ज्यादा नहीं खा सकती थी और फलों में वह सिर्फ अमरूद या कीवी ही खा सकती थी। यह तो बस शुरुआत थी। प्रसव से पहले के आखिरी 2 महीने सबसे दर्दनाक थे। कब्ज, पेट में गर्मी, खाने में असमर्थता, और यहाँ तक कि कुछ कदम चलना भी मुश्किल था क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था, जिससे अक्सर उसे पीठ और कमर में तेज दर्द होता था। लेकिन फिर भी वह प्राकृतिक प्रसव की उम्मीद में हर दिन चलने पर अड़ी रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में उसे सर्जरी से नहीं बचना पड़ेगा। ये सब तो संभाला जा सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि जब भी वह अस्पताल आती, नर्स या डॉक्टर भौहें चढ़ाकर पूछते, आपका पति आपके साथ क्यों नहीं आया? वह व्यस्त है। हर बार चेन जून सवाल को टालने के लिए केवल इसी बहाने का इस्तेमाल कर पाती थी। अस्पताल में अपने आसपास नए जोड़ों को देखकर उसके दिल में शिकायतों की परतें बढ़ती ही जा रही थीं। यह सब उसने खुद ही किया था। वह सामान्य तरीके से गर्भवती नहीं हुई थी और उसने कभी भी वू जियांगताओ को दोबारा परेशान करने का इरादा नहीं किया था। उसने सब कुछ अकेले ही संभालने की योजना बनाई थी और वह एकल मां बनने की ओर अग्रसर थी। तुम्हें मुझे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। मुझे माफ करना, यह बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? अध्याय 10, बैकअप का अनुरोध। चेन जून ने सिसकियां भरी, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका। वह इस आदमी के सामने रोना नहीं चाहती थी, अपने पिता के अलावा बचपन से लेकर आज तक वह किसी और आदमी के सामने कभी नहीं रोई थी। इस समय वू जियांगताओ शुक्रगुजार था। सौभाग्य से वह आ गया था, बिल्कुल सही समय पर। अगर वह इस दिन को चूक जाता, तो शायद उसे जीवन भर पछतावा होता। ओह हाँ, चेन जून, आपके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या आप कृपया पूछना बंद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या उसका उनसे झगड़ा हुआ था या कोई और बात थी? वू जियांगताओ मन ही मन सोच रही थी। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और चेन जून और वू जियांगताओ, ये दोनों नौसिखिया माता पिता, अपनी पहली कष्टदायक रात का सामना करने लगे। आह, बच्चा फिर जाग गया है। उसे इधर लाओ ताकि मैं उसे दूध पिला सकूं। नज नज, आईवी ड्रिप खत्म हो गई है। ओह नहीं, खून का रिफ्लक्स हो रहा है। छोटी बहन ने फिर से पॉटी कर दी है। रो मत बेटा, रो मत। चलो खाने से पहले डायपर बदल लेते हैं, अच्छी बच्ची बनो। अरे प्यारी, तुम फिर से शौच क्यों कर रही हो? छोटी बहन, जीवन के पहले कदम के लिए तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। तुम एक ही समय में खाना और शौच नहीं कर सकती। ये बड़े भाई की पॉटी उसकी पैंट पर फैल गई। धिक्कार है, ये लपेटने वाला कपड़ा अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेन जून, तुम वापस सो जाओ। मैं साफ कर देता हूँ और बड़े भाई के कपड़े बदल देता हूँ। उस रात दोनों में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। जब वू जियांगताओ ने बच्चों के गंदे कपड़े गलियारे के अंत में रैक पर टांगे, तो वह यह देखकर चौंक गया कि बाहर का आकाश अचानक पूरी तरह से रोशन हो गया था। एक समय था जब मुझे देर रात तक जागना बहुत आसान लगता था, लेकिन उस समय की मैंने कदर नहीं की। दुनिया में सबसे दर्दनाक बात है बच्चों की देखभाल की सच्चाई को समझना। अगर भगवान मुझे एक मौका दे, तो मैं बच्चों से सिर्फ एक बात कहूंगी, क्या आप मुझे पहले पढ़ाई और तैयारी करने नहीं दे सकते? आप सीधे ही किसी बड़ी परीक्षा से शुरुआत नहीं कर सकते। उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थीं और वह गिरने की कगार पर था।
हालांकि उसने बचपन से ही अपने पिता के साथ मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग का अभ्यास किया था, लेकिन पूरी रात इस तरह धक्के खाना वाकई थका देने वाला था। सिर्फ वही नहीं, चेन जून, जिसने पूरी रात बच्चों को दूध पिलाया था, भी थोड़ी परेशान थी। बच्चों की चिंता में वह उनके रोने पर तुरंत जाग जाती और वू जियांगताओ से उन्हें दूध पिलाने के लिए बुलाने को कहती। उसने पूरी रात नींद और जागने के बीच झूलते हुए बिताई, उसे मुश्किल से ही आराम मिला। वह लगातार चौंकती रही और उसकी नींद की गुणवत्ता बुरी तरह से गिर गई। डिंग डोंग। पहली रात बच्चों की देखभाल नामक गुप्त मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। आपको 100,000 युआन का नकद बोनस दिया जाता है। मेजबान, कृपया अपने प्रयास जारी रखें। हैं। उस वाक्य को मन में सुनते ही वू जियांगताओ में तुरंत जोश भर गया। वाह, अचानक उसके पास 100,000 युआन आ गए। उसने झटपट अपना फोन उठाया और वर्चुअल करेंसी ऐप खोला, तो उसे कुछ दिन पहले की ही खबर दिखाई दी जिसमें मालेगस्क ने कहा था कि बिटकॉइन का इस्तेमाल टेस्ला के भुगतान के लिए किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में सिस्टम द्वारा उसके लिए खोला गया वर्चुअल करेंसी खाता तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अभी अभी सिस्टम ने उस खाते को संचालित किया और सारी रकम बेच दी। वह तुरंत अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, सिस्टम, स्थिति इतनी अच्छी है, अभी क्यों बेचें? हम इसे अपने पास रख सकते थे। मेजबान, कृपया सिस्टम के संचालन पर सवाल न उठाएं। विनम्र निवेदन, किसी पूंजीपति के मुंह से निकली बात पर कभी भरोसा न करें। ओह, तभी वू जियांगताओ ने ऐप की हेडलाइंस को अपडेट होते हुए स्पष्ट रूप से देखा और उत्सुकतावश उन पर क्लिक किया। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी ज़ैकरी किरकहॉन ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि इस तिमाही में बिटकॉइन की होल्डिंग्स में 10% की कमी आई है। अभी अभी मालेगस्क का रवैया अचानक बदल गया। उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की कि टेस्ला अपनी कारों के भुगतान के लिए बिटकॉइन स्वीकार करने की योजना को निलंबित कर रही है। उन्होंने कहा, बकवास। वह पल भर में स्तब्ध रह गया और झट से वर्चुअल करेंसी के लाइव मार्केट पर क्लिक किया, लेकिन उसने देखा कि जो इंडेक्स अभी अभी तेजी से बढ़ रहा था, वह अचानक नीचे गिर गया। धिक्कार है, क्या इस तरह की चालें भी चलती हैं? डिंग डोंग। उनके फोन पर बैंक में जमा राशि का टेक्स्ट मैसेज आया। प्रिय ग्राहक, आपके खाते में, जिसका क्रमांक 9873 पर समाप्त होता है, 100,000 युआन जमा कर दिए गए हैं। खाते में शेष राशि 185,568 युआन है। हे, वू जियांगताओ बेहद खुश था। यह सिस्टम वाकई बुरा नहीं था, इसने मस्क जैसे बड़े आदमी को भी ठग लिया। अब उसके पास लगभग 200,000 युआन थे, जिससे उसे थोड़ा और आत्मविश्वास मिला। वूश, एक लंबी सांस छोड़ते हुए वह मुड़ा और वार्ड में लौट आया। दोनों बच्चों को गहरी नींद में सोते देखकर उसे राहत मिली और चेन जून भी सो रही थी। वह कल रात से सुबह तक ठीक से सो नहीं पाई थी। वू जियांगताओ ने उसके थोड़े पीले चेहरे को देखा और उसके दिल में दर्द सा उमड़ आया। जब वह कल पहली बार आया था, तब उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसने दोनों बच्चों की देखभाल की और उसकी देखभाल की, वह धीरे धीरे पिता की भूमिका निभाने लगा। हालांकि वह जानता था कि इस देवी के मन में अभी तक उसके लिए कोई स्नेह नहीं था, फिर भी यह निर्विवाद था कि दोनों बच्चों के पिता के रूप में उसका यह अधिकार और कर्तव्य था। मैं थक गया हूँ। वह झपकी लेने के इरादे से बैठ गया, लेकिन वू जियांगताओ को झुंझलाहट के साथ एहसास हुआ कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लगभग 10 बजे उसे दोनों बच्चों को नहलाने, उनके कपड़े और लपेटने के कपड़े बदलने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण करवाने के लिए ले जाना था। हालांकि चेन जून बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। वह अभी तक उठ नहीं पाई थी और उसकी कैथेटर भी नहीं हटाई गई थी। उसे बीच बीच में पेशाब की थैली बदलनी पड़ती थी और कल लापरवाही के कारण उसके हाथों पर भी पेशाब लग गया था। यह ठीक नहीं था। वह अकेले ही सब कुछ संभालने में इतना व्यस्त था और बच्चे का जन्म एक बहुत बड़ी घटना थी। जैसे ही वू जियांगताओ कोई उपाय सोच रहा था, तभी उसके सामने थोड़ी थकी हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थीं। तुम क्यों उठ गए हो? वू जियांगताओ ने झट से ऊपर देखा और चेन जून की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे थोड़ी भूख लगी है। ओह ओह, ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना लेने जाता हूँ। जब तक उसने इसका जिक्र नहीं किया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन वू जियांगताओ के पेट में भी भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। वह जल्दी से उठा, जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, चेन जून, मुझे लगता है कि हम दोनों अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते। यह क्या है? वह असमंजस में पड़कर उधर देखने लगी। क्या मैं अपनी माँ को बुलाकर मदद के लिए कह सकती हूँ? चेन जून की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। अपने परिवार को न बताने का कारण उसका निजी था, लेकिन अगर वह वू जियांगताओ को अपने परिवार को बताने से रोकती, तो यह अनुचित होता। बच्चे को जन्म देना शादी करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, आप सहमत हो गए। वू जियांगताओ बेहद खुश था। उसे लगा था कि वह राजी नहीं होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इतनी आसानी से मान गई। चेन जून का चेहरा फिर से लाल हो गया।
हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह माता पिता से मुलाकात थी जो स्वाभाविक रूप से थोड़ी शर्मिंदगी वाली थी। कल से लेकर अब तक, हालांकि वो जियांग ताओ कुछ अनाड़ी था, उसने कुल मिलाकर खुद को एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति साबित किया था। उसके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, मैं खाना लेने जाता हूँ। रास्ते में मैं अपनी माँ को फोन कर लूंगा। मेरा परिवार क्यू सिटी में रहता है, जो बुलेट ट्रेन से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है, इसलिए वह लगभग 1 घंटे में यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। उसे फिर से नींद आने लगी। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।